हेलो, वेलकम टू सीडीएस ब्लैक। सीडीएस जो कल हुआ उसकी हम जीके की आंसर की देखते हैं। और जो सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सेट सी है। तो जैसे अगर मेरा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो हो सकता है आपका 11 हो, 21 हो, 31 हो, 41 हो। जो मेरा 21 है वो हो सकता है 61 पे मिले, 71 पे मिले, तो उस तरीके से जल्दी से मैच कर सकते हैं। और क्या सारी की सारी आंसर्स जो हैं वो सभी सही होंगी? तो नहीं, हो सकता है एक दो में कुछ गलतियाँ हों। तो अगर आपको ऐसे मिले कि हाँ इसमें गलती है तो आप कमेंट कर दें, जिसको मैं पिन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन मज़ेदार तो नहीं था, बड़ा ही बेकार क्वेश्चन था। मेरे लिए तो बेकार था, मैं ऐसे क्वेश्चंस करता ही नहीं हूँ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स डिड कोया एंड कोंडा ट्राइबल चीफ्स, ये दो ट्राइबल चीफ्स के नाम हैं जो कि मैंने कभी नहीं सुना है, ना थीम्स में है ना कहीं है। राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरऑल फ्रॉम मनसबदार फैमिली। इसका आंसर वैसे ये है, अगर किसी को रिस्क भी लेना है तो ऐसे देख सकता था कि ये रंबा रिबेलियन यहाँ है, रंबा रिबेलियन यहाँ है, अब जो पसंद आए वो मार देना। हालांकि आंसर इसमें सी है, जिसको रिस्क लेना था उसके लिए। फीफा वर्ल्ड कप मैन का मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन जीता है? वो है ब्राज़ील। अर्जेंटीना अभी जीती है, ब्राज़ील जीती है 5 बार। अर्जेंटीना का ये सेकंड था अभी वाला, सभी ने स्टेटस तो लगाया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल सिटी ऑफ जॉय? इतनी फेमस है कि मुझे और आपको नहीं पता। ये इसका आंसर ये है डोमिनिक लेपर। देखो ये सब छोड़ने वाले क्वेश्चन, जो नहीं पता वो नहीं पता, सब कुछ नहीं पता हो पाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन द एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी? इसका आंसर है पूर्णिमा देवी बर्मन। देख लेते हैं। अब जैसे ये जितने ये क्वेश्चंस हैं, ये भी करंट अफेयर्स का है। ये कब का है? ये मैंने देखा, ये है नवंबर 2022। ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2022, ये नवंबर 2022। और इससे पहले मैं बता रहा था कि लास्ट 4 मंथ्स या 5 मंथ्स आप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि कितने महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। आगे देखते हैं। ये G20 चल ही रहा था, ये भी दिसंबर की बात है, दिसंबर 2022। तो यानी ये जो एग्ज़ाम हमारा था कब था? अप्रैल में था। मार्च का आपको पढ़ना ही नहीं है, मार्च का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। बचा क्या? 4 इसके पीछे, यानी कि फरवरी, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर। ये 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको अच्छे से करना था। देखो नवंबर दिसंबर से कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं। G20 प्रेसिडेंसी जो है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम कहते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली, ये थीम थी वन फ्यूचर और G20 की। तो ये पूछा है कहाँ से लिया है? तो देखो, हालांकि आंसर महाउपनिषद है, लेकिन ऐसा कोई उपनिषद सुना नहीं है। ईशावास्य है, बृहदकन्या है, मांडुक्य उपनिषद है, लेकिन ठीक है, हो गए आंसर, यही आंसर है। इंडो नेपाल एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज है आप अगर एसएसबी जाते हैं तो भी आपको पता होगी, और अगर आपने वो अभी एफकेट के लिए प्रिपेयर किया हो तो आपने ये तो याद किया ही होगा। इंडो नेपाल की एक्सरसाइज कौन सी है? ये है सूर्य किरण संप्रीति। देखो इसमें प्रीति आ रहा है, तो प्रीति ऐसा नहीं लग रहा कोई लड़की है बांग्लादेशी, है ना, अच्छी लड़की है वहाँ पे, तो ये बांग्लादेश हो जाता है संप्रीति। और मित्र शक्ति श्रीलंका की है ना। अरे मित्र, हमारे मित्र थे कि नहीं, वो जब अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने सीरियल देखा था वाला, रामायण वाला, तो रामायण और उधर वहाँ सुग्रीव या बाली, वो जाते हैं, बोलते हैं अरे मित्र तुम मेरे साथ हो, मैं चलूँगा वहाँ श्रीलंका और लड़ाई करेंगे। तो मित्र मित्र से फीलिंग आ रही है कि नहीं? तो मित्र शक्ति श्रीलंका साथ में जाएंगे, और प्रीति तो बांग्लादेश में रहती है। और युद्ध अभ्यास यूएस से है, तो युद्ध अभ्यास ऐसे नहीं लग रहा कि अंग्रेज आए वो बोले मैं तुम्हारे साथ युद्ध अभ्यास करेगा, ऐसे टोटली आवाज़ में ऐड करो तो युद्ध अभ्यास यूएस का हो जाएगा। और सूर्य किरण थोड़ा नेपाल से अलग भी तो रहा है यार, ऐसे सूरज निकलेगा नेपाल से, देखो कितना अच्छा, और नेपाल में ऐसे माउंटेन भी है, तो ठीक तो है सूर्य किरण। तो इसी तरीके से आप मिलिट्री एक्सरसाइज याद कर लीजिए। इफ़ इट इज़, अब देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है,
अगर ग्रीनविच में ये जो यहाँ पे टाइम है, ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री हम मान के चलते हैं, वहाँ पे इस वक्त 10 AM हो रहा है, तो बोला है कि 90 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा। आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, 90 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आएगा, 90 इंटू 4 मिनट। इसको हम ये आवर में कर लेते हैं, अपॉन 60 कर देना, 90 तो 360 अपॉन 60, 0 कर दिया, बचा 6 आवर्स, इसमें 6 जोड़ दो, 10 बज रहा है, 2 और 4 बज गया, 4 PM इज द आंसर। इसी तरीके से करना है। और अरे यार माउस तुम क्यों रुक गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट। वो पहले 4 वाले कौन से, माई वेरी एफिशिएंट मदर, फिर यहाँ पे वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, कंकड़ पत्थर, कौन सा बेल्ट होता है वो, एस्ट्रॉयड या एरिस्टोटले, एस्ट्रॉयड करके कोई बेल्ट होता है, याद नहीं आ रहा। फिर जस्ट सर्व अस नट, ठीक है ना, मार्स विनस अर्थ, और सॉरी मरकुरी विनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, ये वाले हैं टेरेस्ट्रियल। इनमें टेरेस्ट्रियल हम भी तो रह रहे हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है क्या। और ये सब देखो जब इतना दूर हैं तो वो जोवियन प्लैनेट कह लो, क्योंकि यहाँ से जुपिटर से शुरू हो जाता है, ये तो बहुत ही गैशियस बहुत ही हल्के प्लैनेट है। तो देखो मार्स सबसे है, मार्स मार्स मार्स, ये काट दो, क्या आंसर बचा ये बाकी मार्स वाले तो वो है ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है। 9th, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉइल टाइप। ठीक है, करते हैं अभी। दीज सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो यहाँ से तो फीलिंग आ रही है कि एलुवियल होना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा था कि पोटैश तो होता है एलुवियल में, यहाँ लिखना चाहिए मुझे, लेकिन फॉस्फोरस नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हल्का सा दुविधा दे सकता है कि एलुवियल मारे या ना मारे, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगली जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि एलुवियल को ही टिक मारो। दीज सॉइल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो एलुवियल में ही तो वो हम करते हैं ना, खादर और भांगर। खादर और भांगर है, कौन सा है, भांगर ही है शायद। तो खादर ऐसा लग रहा है ना, खाद डाला नई, तो ये न्यू एलुवियम हो जाती है। और भांगर अब कौन बचा, न्यू के बाद ओल्ड ही तो बचा, तो ये ओल्ड हो गया। तो या तो ये हो सकता है यार कि फॉस्फोरस नहीं हो, लेकिन यहाँ कवि ने मतलब क्वेश्चन में जो डालने वाले ने है उसने फॉस्फोरिक एसिड कहा है, तो शायद हम इस थ्योरी को खारिज करते हैं और एलुवियल पे टिक लगाते हैं। हालांकि हल्का सा डिबेटेबल हो सकता है, पर 98% अगर मुझे कहना हो तो मैं एलुवियम ही कहूँगा। 9th नाउ 10th। हाँ, और इस वाले में हम ये जो है कहाँ है, एरिड सॉल्ट तो आपको पता ही है, वो जिसमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट था कि उसको उबाल के सीधा इवोपोरेट करके ही नमक निकाल लेना, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। और ब्लैक आपको पता ही है, रेगुड सॉइल भी इसी को कहते हैं, और रेगुड सॉइल या फिर सेल्फ प्लगिंग भी है ये। कॉटन वॉटन मस्त उगता है इसके अंदर, और कॉटन से मुझे याद आता है क्या, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इन अ थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज ऑयल, कोल, नेचुरल गैस आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और क्या करते हैं फिर वहाँ, इन सबको जला के इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करेंगे तो क्यों खोला है थर्मल पावर प्लांट। फ्यूल्स आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम, बिल्कुल सही बात। विच गोज थ्रू अ टर्बाइन, स्पिन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से ऐसे गैस बनता है, इसको टर्बाइन रोटेट करता है, यहाँ शाफ्ट लगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले लो। तो यही तो करते हैं। अब बॉयलर किसी को जानना हो तो 2 टाइप के, एक फायर ट्यूब, एक वाटर ट्यूब। फायर ट्यूब अगर एग्जाम्पल है तो लंकाशायर, कोचरान, और वाटर ट्यूब में ऐसे ही था कुछ बिब्लियो हॉक करके, ये सब मत जानो। तो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यही तो होता है पावर प्लांट में। इंडस रिवर बेसिन, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, क्योंकि सभी ने यही सोचा था यार लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये तो है ही, क्योंकि सभी में लद्दाख है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सभी में है। लेकिन जो आंसर है इसका वो वेबसाइट पे जब चेक किया
तो यही है, हिमाचल भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान। ये जो रिवर बेसिन है ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंडेड है। एक और डिबेटेबल क्वेश्चन यहाँ देखने को हमें मिलता है, सॉलिसिटर जनरल। देखो सॉलिसिटर जनरल जो है आपको पता ही है कि सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइज़र है, ठीक है। लेकिन हमें याद आ जाता है कि नहीं 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 रुको, वो तो अटॉर्नी है, अटॉर्नी, क्योंकि यहाँ पे चीफ वर्ड भी तो लगा है। अगर सिर्फ लीगल एडवाइज़र कहता तो ऐसा लगता कि हाँ सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि अटॉर्नी का ही दो और भाई होते हैं एडिशनल, अटॉर्नी आर्टिकल 76। तो चीफ थोड़ा सा लग नहीं रहा, अगर चीफ वर्ड यूज़ करना है तो ऐसा लगता है कि अटॉर्नी यूज़ करता तो ज़्यादा बेहतर था। ये सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है, बिल्कुल ठीक। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है नहीं, लक्ष्मीकांत ने कहा है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, यानी स्टैचुरी है, ये लेजिस्लेचर ने खुद बनाया है। जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा, वहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है इसका, केवल अटॉर्नी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कहीं नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अटॉर्नी की बात कही गई है। ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये बाद में बनाया, जो हमारे पार्लियामेंट में लड़के इलेक्ट होके जाते हैं, इन लोगों ने बनाया बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अब इन दोनों में से दुविधा है कि किसको ज़्यादा गलत माने। और ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये अपॉइंट होता है अपॉइंटमेंट कमेटी से, वही कैबिनेट से, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं तो इसके साथ जाना चाहूँगा पॉइंट नंबर सी, क्योंकि ठीक है चीफ लीगल एडवाइज़र मान लो कह देते होंगे थोड़ा सा, है ना, कोई बात नहीं, लीगल एडवाइज़र तो है। तो 95% चांसेस मैं देता हूँ इसको कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी डज नॉट हैव मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बहुत ही पेट क्वेश्चन, यही 3 पॉपुलर वो हैं, है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितना होता है, 15 और 7, 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा, लोकसभा 22 होते हैं टोटल। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी यही होता है, 15 और 7 सेम चीज़, लोकसभा राज्यसभा। एस्टिमेट कमेटी में 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। तो इसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है, सी इज द आंसर। ये 3 बड़े ही पॉपुलर है, हर बार रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो PYQ देख सकते हैं। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST, ये हालांकि इतना आता नहीं है, पर इसमें वो है 20 लोकसभा है, 10 राज्यसभा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा प्रेसिडेंट कल मैंने वो लास्ट मिनट टिप्स वाले वीडियो में भी हल्का सा जिक्र कर ही दिया था। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों आदमी हो गए, लोकसभा राज्यसभा, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की, ऑफ स्टेट एंड यूटी, बिल्कुल ठीक बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्टोरल कलीग डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल याद है ना कौन सी, वो जो 6 विधान परिषद जिसे कहते हैं, हाँ उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, भी बिल्कुल ठीक बात। अच्छा इसको राज्यसभा मत समझ लेना, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो स्टेट का ही होता है ना, वो तो राज्यसभा है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, बिल्कुल सही बात। ये आंसर है क्या है, यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। किसने मना किया है, किसने मना किया है कि मिनिस्टर इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा भाई, लड़ेगा, पैसे देगा और उतने वोट नहीं मिलेंगे, कितना 1/6, तो पैसा भी रिफंड नहीं होगा। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते हैं, पर ये मिनिस्ट्रियल पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है इनकी, ये तो लड़ेगा ही, प्रेसिडेंट बन जाएगा तो छोड़ देगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपने इसको राज्यसभा कंसिडर किया तो आप सी मारेंगे शायद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, देखो अगर आपको वो याद आ रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ तो विद इमीडिएट इफेक्ट से कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे। प्रोविजंस वर्ड यूज हुआ है, प्रोविजंस, जिसमें कि सिटीजनशिप भी था। यानी कि अगर कभी क्वेश्चंस आगे ऐसा आए कि ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, तो उनमें से कौन सा है, सिटीजनशिप है, ऐसी कई सारी चीज़ें। और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो जो संविधान जब हमने लागू किया 26 जनवरी को तब। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है, ये सिटीजनशिप जो भी बताता है जितना भी, ये 26 जनवरी 1950 से बताता है, ये वाला कंसिडर मत करना। जिसको ज़्यादा पता हो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
याद है ना, वो बताता है कि 1950 से 87 के बीच अगर पैदा हुए हो तो मम्मी पापा दोनों इंडियन होने चाहिए, ऐसा है तो केवल पापा या एक आदमी इंडियन होना चाहिए। या फिर और क्या बताता है इसमें कि मान लो कहीं विदेशी से शादी करके आए हो, कोई रशियन नहीं, अफ्रीकन, तो कितने दिन में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सब जो नाटक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में दिया है। कब से लिया, डेट वही है, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। अब देखो बड़ा ही पुराना क्वेश्चन ही दे दिया है, ये है, एक मिनट देखता हूँ मैं, नवंबर 2021 का क्वेश्चन दे दिया। कहाँ से करोगे? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इन्हें छोड़ना चाहिए और नहीं छोड़ना है, तो बोथ 1 और 2 अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों देख के। तो इसमें मुझे एक हल्की सी दिक्कत लग रही है। हाँ, मैंने पूरा डेटा चेक किया तो ये ठीक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें ये कहा है अगर यहाँ पे इवन वर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब उसे हम डिप्राइव्ड कहेंगे किसे, जिसे इवन अ सिंगल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इज आइडेंटिफाई एज अंडर नॉरिश्ड। अगर घर में एक शख्स भी अंडर नॉरिश्ड है तो यहाँ पे ऐसा हल्का सा लग रहा है कि यार इवन वर्ड यूज में से, यहाँ पे तो सिर्फ यही लिखा है ना, डिप्राइव्ड इफ अ सिंगल मेंबर इज इतना, दो हो तो ये लैंग्वेज का गेम हो भी सकता है, ये है ना, नहीं भी हो सकता है, क्या पता सिंपल डाला हो, मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। द बॉडी मास इंडेक्स, ये तो ठीक है कि अगर वुमेन की 15 से 49 ईयर्स में इतना है तो डिप्राइव्ड है। तो हालांकि बोथ 1 और 2 हम मान के चलते हैं, ये भी मान लो 80% चांस है यही होना चाहिए। हालांकि सब छोड़ने वाले क्वेश्चन है। टाइटल ऑफ राज्य गज केसरी और दया गज केसरी, ये है इसकी, ये डायनेस्टी है ककाटिया, कोई मैडम है, कोई फीमेल है, सर्च करने के बाद मिला। हालांकि गजापति रूलर्स उड़ीसा वाला नहीं मानना है, ये वो नहीं है, ककाटिया है। ये भी एक क्वेश्चन है बड़ा बेकार सा, कोई म्यूजिकल इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब म्यूजिकल नोट्स यहाँ पे मिले, कौन सा इंस्क्रिप्शन है, 7th और 8th सेंचुरी की ये बात है, तो इसका कुड्डू मियाँ मलाई है। सब बेकार क्वेश्चन है। अच्छा, ये है दस्तक वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, देखो उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। दस्तक है ट्रेड परमिट के लिए, कि जब वो करते हैं कि हाँ तुम हमारे यहाँ जो है अंग्रेज़ों को दिया था कि ट्रेड कर लो विदाउट टैक्स, तो ये इसके लिए था कि हाँ तुम्हारे पास दस्तक है। अब देखो दस्तखत में दिक्कत क्या हो गई कि यार मिलते जुलते चीज़ें हो गई। लैंड डॉक्यूमेंट को हिंदी में कहते हैं दस्तावेज, और सिग्नेचर को कहते हैं दस्तखत, दस्तखत, मैं ही गलत बोल गया, दस्तखत। मेरे पापा तो दस्तखत ही बोलते हैं, सिग्नेचर नहीं बोलते। दस्तखत कर दो, दस्तखत कर दो, तो कंफ्यूज हो गया। ट्रेड परमिट इज द आंसर, सिग्नेचर इज नॉट, इट इज दस्तखत। पूछा है दस्तक, दरवाजे पे दस्तक, दस्तक गिनो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइमरी एसोसिएटेड विद द ददनी सिस्टम। ददनी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि वहाँ से अंग्रेज आया, तुमको थोड़ा पैसे दिया, ये ले पैसे ले ले थोड़े से, और रॉ मटेरियल ले लो, और ये मुझे बना के वापस दे देना, ये सिस्टम है ददनी सिस्टम। तो रेवेन्यू कलेक्शन तो ये नहीं है, वॉरफेयर तो ये नहीं है, बची वो 2 चीज़ें। तो मेनली वो टेक्सटाइल का भी तो दे सकते हैं ना, कि भाई ये लो रॉ मटेरियल, कपड़ा ले लो, रुई ले लो, ये ले लो, बना के मेरे को बढ़िया स्वेटर दे देना, कोई बढ़िया चीज़ दे देना। टेक्सटाइल भी हल्का सा, लेकिन प्रोडक्शन ठीक नहीं लग रहा। ये ऑफिशियल्स को एक तरह से पेमेंट सा लग रहा है, तो मैं तो इसके साथ जाऊंगा, पेमेंट टू ऑफिशियल्स के साथ। प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन, एज पर द गूगल, आरएनए सब में है, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। डी सीम्स सेफ। इंटर गैलरी आपको पता ही है, पढ़ा ही आपने, नहीं पढ़ा है? बायो की आपने लेक्चर नहीं देखी मेरी, जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। आपने कौन सा फिजिक्स और केमिस्ट्री देखा है? एपिकल क्या है? रूट की टिप और शूट। और इंटर गैलरी पता ही है, नोड्स, एंटी नोड्स ऑफ दिस, क्या नाम है, बेस ऑफ लीव्स, है ना। ये तो गर्थ वाला हो गया, लिटरल स्टेम। बायो पढ़ा है तो समझ सकते हो। जाइलम, ट्रेचिया, वेसल्स, ये 4 ही आदमी है, ये तीनों नहीं है, ये जिंदा है। जाइलम, पैरेन्काइमा, ये पता नहीं क्यों फीलिंग से भी दे रहा है ना, पैरेन्काइमा लिविंग, फीलिंग दे रहा है ना, कुछ क्वेश्चन फीलिंग लेके करने होते हैं। 24 3 रजिस्टर है, एक 11 ओम का, एक 22 ओम का, एक 33 ओम का, पैरेलल में कनेक्ट है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। हालांकि इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हों तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा, जो इनमें सबसे छोटा है ना, ये मान लो एक इतना है, एक इतना है, कितना बड़ा है, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा ही आता है आंसर। सबसे छोटा इनमें से कौन, 11। आंसर हमारा 11 से कम आएगा। 11 से कम एक ही आदमी है, 6। पोटेंशियल डिफरेंस आपने अगर फिजिक्स वाली वीडियो देखी हो, 220 वोल्ट। हाइड्रोजन बॉम्ब आपको पता ही, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई छोटी छोटी हैं, वो फ्यूज़ करती हैं और मिल करके बड़ी न्यूक्लियाई बनाती हैं। लेकिन 1 रुपये और 1 रुपये, अरे यार ऐसा समझो 1 रुपये और 2 रुपये मिल करके इन्होंने 1 रुपये बनाया, तो 1 रुपये कहाँ गया। अबे नहीं, ठीक नहीं हुआ। फिर से देता हूँ एग्जांपल। मान लो 5 रुपये और 6 रुपये मिल गए, 5 रुपये वाली न्यूक्लियाई और 6 रुपये वाली न्यूक्लियाई। अबे यूनिट ऐसा समझ लो, रुपये ले रहा हूँ ताकि आसान हो। मान लेते थोड़ी सी बड़ी न्यूक्लियाई इन्होंने बना ली, 9 फ्यूज़ हो गई, तो 6 5 11, 9 की बनाई 2 कहाँ गई, तो 2 इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकली। तो इसीलिए फ्यूज़न में भी तो एनर्जी निकल सकती है, सिर्फ फिजन में ही क्यों। तो हाइड्रोजन बॉम्ब एक फ्यूज़न है और यूरेनियम एक फिजन है। ये सब कंफ्यूज करने के लिए कहा है। जियोथर्मल नीचे वाली मणिकर्णिका, मणिकर्णिका कौन सी कर्णिका है, खीरगंगा हिमाचल। साउंड वेव्स, अब वीडियो देखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा होगा तो पता होगा कि साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कई बार बताया है, लॉन्गिट्यूड मतलब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ट्रांसवर्स मतलब कि जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल और लाइट इज ट्रांसवर्स। कार जो है चल रही है। अच्छा, जब मैं बचपन में कंफ्यूज हो जाता था कि यू किसको लूँ, वी किसको लूँ, पर अब तो खैर पता है। कार चल रही है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक। अब बात साफ आ गई। अगर ऐसा बोले कभी क्वेश्चन, कभी कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और ऐसे ऐसे जाने लगी, तो समझ जाना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला, इसका मतलब वो कह रहा है U0 ले लो। अगर ये बोले कि कार ऐसे ऐसे जा रही थी और ब्रेक मारा, स्टॉप हो गई, इसका मतलब अब V कह रहा है कि स्टॉप हो गई ना, फाइनल 0 है। वहाँ क्या बताता है, U0 है। तो स्टॉप हो गई यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। पेन भी नहीं चल रही अब तो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई हमारी। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 12। v इज 0। कोई भी फॉर्मूला लगा लो जो अच्छा लगे। डी एक्सेलरेशन है यानी a इक्वल टू -6, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है। टाइम दे रखा है फालतू झूठ मूठ का कि 2 सेकंड में रुक जा रही है। डिस्टेंस बताना है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये रहा v² इक्वल टू u² + 2as। v की जगह 0 डाल दिया, u की जगह 12 है, 12 का स्क्वायर 144 लिख ही दूँ क्या मैं। +2s का मतलब है -2 इंटू a कितना दिया हुआ है 6 और s, इसको सॉल्व कर लिया, 12 12 कट गया, 12 इज द आंसर। नहीं तो v इक्वल टू u+80 लगाना है तो ये लगा लो, जो फॉर्मूला पहले याद आ जाए वही में लगा लो। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, हैव यू सीन द प्लेलिस्ट, नो यू हैवंट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाइट्रिक एसिड आपको पता ही एक एसिड है, HNO3, और HNO3 और HCl का ही रेशियो क्या कहलाता है, एक्वारीजिया। कितना, 1:3 या 3:1। HCl को 3 लेना, इसको 1 लेना, एक्वारीजिया। या फिर क्या कहते हैं, एक और वर्ड है उसके लिए, याद नहीं आ रहा। अब देखो, अगर आपको साइंस आपने पढ़ा है तो एसिड का क्या मतलब है कि वो H+ आयन डिसोसिएट करता है। अब H+ आयन कह लो या हाइड्रोनियम आयन कह लो, इसको पानी में मिला लो तो क्या मैं हाइड्रोनियम आयन कह सकता हूँ ना इसे, H3O+ है। चाहे H+ कह लो चाहे H3O+ कह लो, बात तो एक ही ना, पानी में मिलके H3O+ हो गया। जो H+ डिसोसिएट कर रहा है इसका मतलब वो आदमी कौन है, एसिडिक है। अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस इंक्रीजेस। अच्छा, ये लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट मतलब हल्का करना। एक बहुत ही भारी है, मतलब एक अच्छा एसिड है, बहुत सारा उसमें अभी वो क्या होगा, बहुत सारा H+ होगा, उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड कम हो रहा है, यानी हाइड्रोनियम आयन अब कम होंगे,
तो कंसंट्रेशन कम होगा ना, इंक्रीज कैसे करेगा? तो ये गलत हो गया, समझ गए ना। एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब H+ आयन घट रहा है, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन घट रहा है। अब ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड डालें। तो मान लो ऐसे एसिड ले लिया, इसमें आप पानी डाल रहे हैं और ऐसे पानी आपने डाला और छलक गया एसिड और यहाँ पे ऐसे आ गया, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी डाइल्यूट करना है तो हम लेते हैं पानी H2O और पानी में डालते हैं एसिड। ये नहीं करते हैं कि एसिड ले लिए उसमें डाले और छलक गया फिर बोले अरे 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 लग गया, है ना। तो एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर 3 ओनली, ये भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीएच? ये तो पता ही आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ज़्यादा है 10-12 के आसपास, और लेमन जूस एक एसिडिक है, तो यानी कि कौन सा बचा? ये और ये दोनों बचा। अब आपको पता है ब्लड प्योर है 7.4 या 7 कह देते हैं। अब दिक्कत यहाँ है कॉफ़ी कहाँ रखें, तो आपने दिमाग लगाया कि कॉफ़ी तो यार बिटर होती है, खाते हैं जिम के पहले, तो कॉफ़ी एक बेसिक होना चाहिए था, तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। कॉफ़ी जो है एसिडिक है, 5 के आसपास इसका पीएच है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देन ब्लड क्योंकि ये प्योर है 7 या 7.4 कह लो, फिर कॉफ़ी जो कि 5 है, और फिर लेमन जूस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस? क्योंकि एनोडाइजिंग क्या है, ये भी उसमें आपने प्लेलिस्ट में देखा ही होगा, उस पर चढ़ाते हैं। इट मेक्स एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंस, ये तो फीलिंग ही दे रहा है, करा क्यों रहो एनोडाइजिंग पे जब कुछ तुम कोरोजन नहीं रोकना है, तो ये तो सही बात है। अब मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज्ड, हाँ ये बात ठीक है, हालांकि शायद ना पता होता हमें, पर ये बात ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये बात भी ठीक है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा ध्यान देना था कि एनोडाइजिंग का एक मैंने वो भी बताया था प्लेलिस्ट में, एनोडाइजिंग मतलब एल्यूमिनियम को एनोड पे रखेंगे, ए है ना, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम और एनोड, तो यानी कि क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड, अच्छा मतलब ऑक्सीजन को हम चाहते हैं कि एनोड के ऊपर चढ़ाएं, और ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जा रही है कैथोड पे, तो हम कर क्या रहे हैं? ऑक्सीजन तुम कैथोड पे क्यों जा रही हो? हम क्या चाहते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन चढ़ा दें, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जानी चाहिए? एनोड के ऊपर चढ़ेगी ना, तभी तो एल्यूमिनियम के ऊपर होगा, तो ये गलत हो गया, यानी सी इज द आंसर। नेफ्थलीन बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, इफ यू हैव सीन द प्लेलिस्ट, कहीं भी येलो दिखे तो इट इज़ इनकम्प्लीट कंबशन, कहीं भी ब्लू फ्लेम दिखे कंप्लीट कंबशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Thermit reaction again, if you have seen the playlist, which of the following statement are true for the reaction Fe2O3 with aluminium? एल्यूमिनियम ये NCERT है वैसे तो, या तो NCERT आप पढ़े हो सारी, और या तो थोड़ा बहुत प्लेलिस्ट देख के और सीख लो। थर्मिट रिएक्शन कहते हैं, इसमें कोई शक है क्या? हीट इवॉल्व होती है, वेल्डिंग करते हैं, करेंगे ही, और वेल्डिंग में कौन सी यूज़ होती है? यूज़ इथाइलिन, वेल्डिंग 2-3 तरीके की, आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। अब मोल्टेन Fe एंड Al फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, नहीं, आयरन आएगा और Al2O3 आएगा, आयरन आएगा और Al2O3 आएगा। तो आयरन तो आ रहा है लेकिन एल्यूमिनियम थोड़ी ना आ रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आ रहा है, तो ये भाई साहब गलत हो गए। 4 गलत, यानी कि ये नहीं हो सकता, 1 तो होगा ही। अब 2 और 3 में हमें गेम खेलना है, जो कि 2 होना ही होना है, तो 1 और 2 होगा, बल्कि 3 देख लेते हैं कि आखिर ये गलत क्यों है। एल्यूमिनियम मेटल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा साइंस वाले गौर फरमाएं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, या फिर आगे हमने एक और डेफिनेशन पढ़ ली, जो खुद रिड्यूस हो जाए, है ना। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? एल्यूमिनियम देखो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये देखो एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड पा गया ना, तो असल में एल्यूमिनियम कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। ये डेफिनेशन याद आ रही है? जो ऑक्सीडाइज होता है वो असल में खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं पता, कोई बात नहीं, ये सब गलत है। करेक्ट आंसर इज 1 और 2।
ये विक्की था, ऐसे ऐसे बोला कि मज़ा नहीं आ रहा है, स्टुअर्ट आइलैंड चलते हैं, यहाँ चलते हैं। कहाँ पे है ये है न्यूजीलैंड में। फिर मानव आया, बोला कि मैं जाऊँगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिल्ली के। तो सबसे पहले मैंने काटा इसमें हुमायूं टॉम। मैंने कहा कहाँ हुमायूं, लेकिन इत्तेफाकन हुमायूं टॉम है, तो यानी कि बचे ये दोनों। अब रेड फोर्ट तो गिवन ही है, तो बचे ये दोनों। अब हमें गेम खेलना है कुतुब मीनार और इंडिया गेट में। तो देखो इंडिया गेट इतनी बार गए हैं, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता तो कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिलता, कहीं लिखा हुआ होता, कुछ होता। वैसे पता नहीं है, बकैती कर रहा हूँ मैं। सी इज़ द आंसर, 36 का सी। वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि अब आपको याद रहे। करेक्ट सीक्वेंस बतानी गंगा की फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वो तो आपको पता ही है, यूपी है, पहले यूपी आएगा फिर बिहार आएगा। यूपी में पहले कानपुर, देन इधर इलाहाबाद है, और यहाँ पटना है, और उसके बाद यहाँ बागलपुर है। तो डी इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ साउथ। तो छत्तीसगढ़ और आंध्रा अगर दिया होता तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती, क्योंकि आंध्रा भी तो ऐसे टेढ़ा सा बड़ा लंबा सा है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, तेलंगाना दिया है। तो आपको साफ पता है अब तो छत्तीसगढ़ ही है। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 आदमी तो पता ही होता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी याद ही किए रहते हो इतने सारे, और लेटेस्ट वाले जो करंट अफेयर्स में होते हैं वो याद कर लेते हो कि उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। वर्ल्ड वाटर डे अगर आपने साइंस की एनसीईआरटी पढ़ी है तो कहीं ना कहीं तो ये लिखा है 22 मार्च, बिना करंट अफेयर्स के भी। 2 मिल गए, मार देना। ए का 3 कहाँ है और सी का 4। हाँ तो ये हो गया आंसर, बी इज द आंसर। 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो मुझे लगा शायद पंजाब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉप 5 में ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। ये तो देखो आप इतना नहीं पढ़ सकते करंट अफेयर्स यार, अगर पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया। ये भी कुछ ऐसे बेकार सा क्वेश्चन है इकॉनमी का, ये भी इसका क्राउडिंग आउट बेकार क्वेश्चन है। नीति आयोग के बारे में कुछ है, ये भी बेकार क्वेश्चन है। ये देखते हैं। अच्छा, इसको आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कमेटी बनी थी। पहले किसी ने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, किसी ने बोला नहीं ऐसे करते हैं। ऐसे ऐसे क्या मतलब है, मतलब किसी ने कहा कि अगर कैलोरी वाला, याद होगा आपको कि जो रूरल है वहाँ 2400 किलो कैलोरी, और जो अर्बन है हम लोग हैं मतलब लगभग हमें थोड़ा कम चाहिए, 2100 कैलोरी। अगर इतना मिल रहा है तो तुम गरीब नहीं हो, या फिर इतना पर डे चाहिए, कैलोरी वाली चीज़ आई थी। फिर आई थी मंथली वाली, कि मंथली अगर इतना कमा लेते हो ऐसे। फिर ये तेंदुलकर साहब आए, ऐसे करके सब लोग अपना अपना आए। तो ये आपको देखना है किस कमेटी में क्या था, ये इम्पॉर्टेंट होता है। एक अभी शायद 21 रुपये या 24 रुपये का आया बाद में, कि अगर पर डे इतना कमा ले रहे हो तो तुम पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो। तो ये मंथली पर कैपिटा वाले का जो आंसर है वो है तेंदुलकर साहब। तो ऐसे याद कर लो ना कि यार तेंदुलकर साहब थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बोले मैं मंथली में इतना पैसा लूँगा, 25 रुपये हर महीने। जिस कोचिंग एकेडमी में जाते तो पैसा देते थे हर महीने कि नहीं 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 मैं दूंगा, मैं खेलूँगा, ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, ये न्यूट्रिशन वाला ये है अलग, ये है न्यूट्रिशन वाले अलग। अलग से वो याद कर लो, अलग पांडे अपने फिजिक्स वाला, तो उनको थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन रहा होगा करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में तो नहीं था ये। हाँ, ये तीनों चीज़ें, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और लेवरेज ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 1, 2 and 3। सर्च थ्योरी, एक और डिबेटेबल क्वेश्चन ये हो सकता है सर्च थ्योरी, क्योंकि हालांकि सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, ये कोर्ट के केस में है, कोर्ट के केस में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैसे इसके जो ऑर्डर है उनको क्योर करती है, एक तरह से क्वैश कर देगी उनके ऑर्डर को अगर एक्सीड्स द ज्यूरिसडिक्शन हुआ तो, या तो ट्रिब्यूनल। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो बात अच्छी लग रही है कि एन ऑफिसर हैविंग ए लीगल अथॉरिटी टू डिटरमिन द क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, उसके खिलाफ भी करना ठीक सा लग रहा है। और या फिर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन किया हो, या तो एक्सीड्स ज्यूरिसडिक्शन किया हो, तो भी ठीक सा लग रहा है। तो इसका या तो दोनों गलत होंगे या तो दोनों सही होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ठीक है। 95% चांसेस में मैं यही रखता हूँ कि ये दोनों ठीक है।
किस चीफ जस्टिस ने ये स्पेशल बेंच बनवाया था? सोशल जस्टिस बेंच, ये है अचल दत्तू। बंदी जीवन बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन, किसने लिखी है? सच्चिदानंद सन्याल। हैंग हो गया है पूरा सिस्टम। In the election held in 1937, in which two province was the Indian National Congress not able to emerge as a single largest party? आपको पता है 1937, अब यहाँ धीरे धीरे मुस्लिम लीग का इजाफा हो रहा है। तो वैसे आप फ्लेवर से भी कर सकते थे कि पंजाब और सिंध वाले इलाके में थे, मुस्लिम लीग बढ़ रही थी। अच्छा, मद्रास, बॉम्बे, इन सब जगह तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तब तो कांग्रेस थी, कांग्रेस पूरी तरीके से डोमिनेटिंग थी मद्रास में, ये नहीं हो सकता। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये यहाँ पे भी पूरी कांग्रेस ही थी। पंजाब में और सिंध में यहाँ मुस्लिम लीग धीरे धीरे बढ़नी चालू हो गई थी, यहाँ पे उनकी मेजॉरिटी नहीं थी। थीम से आप कर सकते हैं इसे, अगर थीम्स के एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो आप, या कोई भी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है, ये भी ठीक लग रहा है। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस साहब थे, वो वहाँ से वो जापान से लेकर आए थे जितने भी इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे। और वुमेन सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, और ये वुमेन के लिए रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड इन्होंने बनाया था, तो ये ठीक बात है। भक्ति मूवमेंट आपने अगर सीरियस ब्लैक के टेलीग्राम पे मैंने भेजा था 3-4 दिन पहले, अलवर के नाम में वी है, ये विष्णु को पूजा करते हैं, और जो न्यानर हैं वो शिव की पूजा करते हैं। शगुन भक्ति हैं जो बिलीव्स इन गॉड्स विथ एट्रीब्यूट्स। जैसे निर्गुण भक्ति, जैसे कि गुरु नानक साहब हैं, वो उन्होंने कहा कि गॉड हैज़ नो रिलीजन, नो जेंडर और नो फॉर्म, रब, उनका कोई जेंडर नहीं, फॉर्म नहीं। अपने ये कबीर साहब है, वो भी विदाउट एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये निर्गुण भक्ति है। और अलवर है विष्णु का, शक्ति वक्ति नहीं है कोई, शिव है न्यानर के, तो अलवर इज द आंसर। कौन सी 2 रिवर है विजयनगर हम्पी के आसपास? ये भी आप थीम्स से कर सकते हैं, कृष्णा एंड तुंगभद्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्स विथ अ डुअल कंट्रोल? ये है असम राइफल्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम? असम की है अहोम। देखो असम का आपको वो याद आ रहा होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना, डाफला, मिहरी, अभोर, मिशमी, ऐसा कुछ था, शायद मैं सही बोल गया गलती से, डाफला, मिहरी, अभोर करके, तो अहोम ट्राइब्स यहाँ से थोड़ा फीलिंग लेके कर सकते हैं। भील शायद गुजरात की है। चेवरॉन्स किसको कहा है? जिम्बाब्वे को। जो नहीं पता है वो आप छोड़ सकते हैं। चीता वीता लाए, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। नामीबिया से लाए, कौन सा नेशनल पार्क में लाए? इतना था अपना, तो चलता ही रहता है। केबुल लामजॉब मणिपुर है, वही तो पता ही है सब, आपको क्या ही बताना। इसकी करंट अफेयर्स कब का है देखता हूँ मैं, 1 मिनट। अच्छा, ये भी दिसंबर 21 का है, ये जो है ना, तो देखो थोड़ा सा तो ये और दे ही देते हैं। जैसे एक मैंने अभी वो वाला दिखाया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वाला, नवंबर 2021 का था, ये दिसंबर 2021 का है। और नेशनल पार्क वाला कब का है? ये सितंबर का है, सितंबर 2022 का है। और नोबेल प्राइज़ कब मिला है? ये है अक्टूबर 2022 का, वो ताज़ा ही है, यानी आपको फिर से ये बात समझ आ रही है। अक्टूबर ठीक है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आएंगे। इट्स बेटर कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि जो 4 महीने वाले क्रक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा जाए। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स किसे नहीं मिला? तो इन्हें नहीं मिला, इन तीनों ने मिलके ले लिया। रिफ्लेक्स आर्क, देखो पहली बात तो एलिमिनेशन से ही खेलेंगे, तो हमें ये पता है कि लास्ट में आएगा इफेक्टर। अच्छा, इन्होंने चारों में दे रखा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पहले में होगा रिसेप्टर, ये भी पता है। एंड इफेक्टर पता है ना, जब रोबोटिक्स में आखिरी जो पार्ट होता है उसे हम एंड इफेक्टर कह देते हैं, या फिर ऐसे ही इफेक्टर ही कह देते हैं जो कोई काम करे। तो अब देखो उससे जस्ट पहले अगर हम देखें तो कोई मोटर न्यूरॉन होना चाहिए, मोटर सा ऐसे ही लगता है घूम रहा है या उसको कोई मोशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बात भी हमें पता है कि इफेक्टर के एक पहले मोटर वाला ही आएगा जो कि उसको बोलेगा चल वे हाथ हिला, तो वो हाथ हिला देगा। तो यानी कि ये कट गया, बचे सिर्फ ए और बी, क्योंकि मोटर न्यूरॉन को इसके पहले आना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ से सेंसरी, ये भी फिक्स है।
अब हमें बस ये सोचना है कि पहले हम स्पाइनल कॉर्ड में भेजें या पहले ब्रेन में भेजें, और पहले आपको भेजना पड़ेगा स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में नहीं। तभी तो ऐसा होता है, मान लो कभी वो लगा गर्म सा तो तुरंत वो पीछे कर लेता है, ब्रेन बाद में सोचता है क्या हुआ, क्यों मैंने पीछे किया, मुझे नहीं पता, पीछे कर लिया। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड पहले सब हो जा रहा है काम वाम, फिर ब्रेन कह रहा है अच्छा ठीक है सब। कुल मिला के ए आंसर है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल थायराइड, जितना भी आए थायरॉक्सिन आपको पता है बचपन से, आयोडीन मारना है। तो अगला पार्ट देखते हैं थोड़ी देर में। अ स्प्रिंटर फील क्रैम्प्स या फिर पेन कभी भी मसल में होता है, कुछ नहीं सोचना है, सीधे आंसर क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जम जाती है। एनसीईआरटी। पायरुविक एसिड कब, अगर वो बोले साइटोप्लाज्म में ऐसी सी बात हुई है तो ये हो जाता है। एक लीव है, उसको प्लग किया, अच्छा मैंने ये नहीं लगाया, सुनाई तो दिया ही होगा ना, ठीक है। अ लीफ वॉज प्लग्ड, उसको तोड़ा और उसको धूप में सुखाया 2 मिनट के लिए, फिर उसको पानी में उबाला, फिर उसको अल्कोहल में डुबा दिया, फिर उसके ऊपर आयोडीन छिड़क दिया। कह रहे हैं कि बताओ कलर क्या होगा लीव का। तो जिस हिसाब से इन्होंने इस पत्ती की मावेन की है, पहले धूप में सुखाया है, पानी में डुबाया है, कढ़ाई में तल दिया है, तो फीलिंग तो कलरलेस की आ रही है, लेकिन हर बार फीलिंग पे नहीं जाना है। ये ग्रीन थी पत्ती और ये हो गई है ब्लू। ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, चाहे तो एनसीईआरटी देख लो। एनसीईआरटी की एक्सपेरिमेंट में मिलेगा वैसे आपको, एक्सपेरिमेंट। सोर्स आपको मैं बताते चल रहा हूँ। इफ़ देखो आरबीसी है, उसको डाला, सॉल्यूशन कैसा, आइसोटोनिक, तो क्या होगा, देखिए आइसो का मतलब ही होता है बराबर, है ना, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो आइसोथर्मल, आइसोहेलाइन मतलब बराबर। जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा, कुछ नहीं होगा। नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ द आरबीसी। आरसीबी नहीं है, कोई चेंज वैसे दोनों में होगा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सिक्रेटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट। देखो बाइल एक बढ़िया आदमी है, बाइल क्या काम करता है, फैसिलिटेट्स द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बिल्कुल। अब HCl से होके खाना आया, HCl अब एसिडिक है, तो बाइल क्या काम करता है, इस एसिडिक पीएच को थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा, जो भी अभी खाया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो इस पर काम कर सकें। लेकिन बाइल कंटेन्स एंजाइम्स, ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं है, फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स नहीं है, एंजाइम की कोई बात नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ब्लड प्रेशर जो है 120/80, अगर ऐसे आपने नपाया भी हो तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, देखो 120 है, ये CS है और ये RD है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिस्टोलिक और रिलैक्सेशन मतलब होता है डिस्टोलिक। मैं सिस्टोले और डिस्टोले बोलता हूँ, अच्छा लगता है, यानी कि क्या कह रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोलिक प्रेशर, और RD शर्मा तो लगाई होगी बचपन में, रिलैक्सेशन ये है डिस्टोलिक, ठीक है। अब देखो याद करने के लिए कौन सा वो है कौन सा वो, तो RD शर्मा लगाया तो 80 नंबर आए। फिर उसने बोला कि नहीं अब मैं करूँगा कंप्यूटर में कोडिंग, तो उसने CS ले ली। अब CS में उसने कोडिंग लगा दी, हैश इंक्लूड iostream.h वॉइड मेन, और फंक्शन लगा दिया, फ्रेंड फंक्शन, पॉइंटर वॉइंटर जितना आता था उसको सब लगा दिया, और नंबर अचानक से बढ़ गए। समझ गए ना, 120 CS है कि RD है, 120 CS है यार, कंप्यूटर साइंस वाले के नंबर ज़्यादा आ गए, और ये RD शर्मा लगा रहा था, केवल 80 है, ठीक है। और CS मतलब कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोलिक और रिलैक्सेशन में मतलब RD डिस्टोलिक। तो 120 वाला क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, और ये वाला क्या है, रिलैक्सेशन, ये आंसर है। अब देखो ये फिर से अगर आपने प्लेलिस्ट देखी हो तो ये वाला क्वेश्चन कराया भी था कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो कि यहाँ से साउंड वेव जा रही है, लड़के ऐसे से आ गई, तो बताओ क्या है। तो बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि इसने जब ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा S, तो S वापस भी तो आई होगी,
तो हमेशा डिस्टेंस 2s लेना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बचपन से पढ़ा है। स्पीड दिया हुआ है साउंड की 341 किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको पहुँचाना हो 1234 kmph। डिस्टेंस ही तो पूछा है, 2s अपॉन टाइम कितना कह रहा है, 5 सेकंड। जो इको यहाँ से गई, आपने कहा फलाना फलाना फलाना, मतलब कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ गई लड़ी और वापस आ गई, तो s की वैल्यू पूछा है कितनी दूरी पे ये लोग खड़े हैं, तो सॉल्व कर लो इसको। 170 इंटू 5, 17 × 5 = 85, 850 मीटर इज द आंसर। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ माइक्रोफोन और स्पीकर। माइक्रोफोन तो आपको पता ही है ना, आप अंदर बोलते हैं और वो चेंज हो जाता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मतलब आप बोलते हैं तो वो हिलने लगता है, माइक्रोफोन ऐसे चाटा मार देता है। मैकेनिकल कैसे हो जाएगा यार साउंड से? माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। और वहीं दूसरी ओर स्पीकर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आवाज़ दे देता है, और अभी आप जैसे अपने फ़ोन से सुन रहे होंगे। तो ये तो एकदम बेसिक्स है, मतलब एकदम इंग्लिश है, ये तो टेक्निकल भी नहीं है। 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे एक दिन में जलाते हैं, बिजली का बिल आता है। हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 3 days? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन का मतलब ये एनर्जी, मतलब जूल, यानी कि पावर इनटू टाइम। किसी ने अगर डायरेक्ट ही सीखा है तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी को बेसिक्स से आती है तो ये रहा फॉर्मूला, वर्क का मतलब ये एनर्जी होता है, जूल ही पूछ रहा है, पावर इनटू टाइम कर देना। यानी कि एक दिन में कितना करता है, 100 × 10 आवर्स, ये एक दिन में करता है, 3 दिन का इतना हो गया, यानी कि इतने वाट। लेकिन किलो वाट में पूछा है तो 1000 से डिवाइड कर देना, 3 इज द आंसर। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप लोगे तो वह एक्सेलरेशन दे देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आप स्लोप लोगे तो वेलोसिटी दे देगा। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लोगे तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, या डिस्टेंस। ये मैं एरिया ले रहा हूँ, एरिया, यहाँ पे मैं स्लोप ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। अगर वहीं स्पीड टाइम का ग्राफ बोलता तो डिस्टेंस पे टिक मार देते, इसने वेलोसिटी टाइम का जिक्र किया है तो हम डिस्प्लेसमेंट में मार देंगे। कोई दिक्कत कभी होनी नहीं चाहिए। बहुत ही छोटा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 1/f, 1/10 सेंटीमीटर। लेकिन डायोप्टर में यूनिट के लिए हमें मीटर में करना पड़ता है। सेंटीमीटर का मतलब 10⁻² कर दो, है ना, मीटर में। इसको सॉल्व कर लो, -2 ऊपर गया, 100/10 इस 10 डायोप्टर। ये सब भी वैसे प्लेलिस्ट में है ही। मैग्नीशियम की एक रिबन, आपको पता ही है, हमारे स्कूल में मैम थी एक सुधा मैडम, तो उन्होंने ये जला के दिखाया था। सुधा मैडम वो ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो ये याद है। हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है क्योंकि हम लोगों ने जलते हुए देखा है। और कंबशन ही तो, और क्या हो रहा है, वाइट पाउडर और MgO बनता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू फलाना इज करेक्ट? आइए देखते हैं। देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कतें थी। देखिए पहली बात तो चौथा सही है, कुछ भी कह लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको फॉर्मूला पता है, ये रहा। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक? आपको पहले ही पता है। कार्बोनेट्स कंपाउंड वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन आपको पता होगा कार्बन आए तो ऑर्गेनिक, बाकी लड़के इनऑर्गेनिक। तो ये इनऑर्गेनिक है, ये बात तो ठीक है, यानी ये वाली लाइन गई। और क्विक लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स? नहीं, स्लेक्ट लाइम का यूज़ करते हैं। क्विक लाइम में जब पानी डाल देते हैं तो वो स्लेक्ट लाइम बन जाता है, यानी कि 2 सही है। और यही स्लेक्ट लाइम रिएक्ट करेगा CO2 से, COC3 जाएगा, यहाँ CaOH2 आना चाहिए था, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। 2 और 4 सही हो जाएगा, B इज़ द आंसर। ये इसका भी सोर्स या तो आप NCERT पढ़ लो, और या तो आप NCERT पढ़ने के बाद भी प्लेलिस्ट देख लो, मन हो तो। 72 सही। देखिए नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, PbNO3,
शायद यहाँ होल ट्वाइस होता है। इसको जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, हीट देंगे, तो ऐसे 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 3 चीज़ें आती हैं, उसमें वीडियो में हमने देखा था। जो ब्राउन फ्यूम्स कहीं भी दिखे, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, NO2 होता है, वो NO नहीं होता, NO2 होता है। इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। तो 1 तो कट गया, जब 1 कट गया तो बचा ये दोनों 2, 3 और 4। अब 2, 3, 4 में 2 और 4 तो होना ही होना है, तो चेक ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम चेक करेंगे थर्ड को। आइए थर्ड देखते हैं। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसा तो नहीं है। किसने कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है? हीट कर रहे हैं, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है हीट कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो 2 and 4 इज़ द आंसर। अगर वैसे देखना है तो कलरलेस O2 गैस रिलीज होती होगी, हमें क्या? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस। NO2 गैस कैसी है? कलर क्या है? ब्राउन। 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? रस्टिंग ऑफ आयरन, और क्या? आयरन की रस्टिंग में ऑक्सीजन और पानी लिख दूँ, दोनों की ज़रूरत है, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। रेंसिडिटी आपको पता ही है, कोई चीज़ चिप्स खोल दिए, हवा लग गई, कंबशन, ये तो है ही ऑक्सीडेशन यार पूरा, तभी तो जलेगा। ओपनिंग ऑफ सोडा बॉटल कैसे होता है? मतलब सोडा की बोतल खोलते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। कार्बोनेटेड वाटर है वो निकलती है बाहर, ऑक्सीडेशन तो नहीं है ये। छोटा तो हो जा। तो मेरा माउस ख़राब हो गया गाइस, ब्लॉग बना दूँ उस पर। क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया। इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। ये पूरा एक साथ पढ़ना है। ये नया क्वेश्चन था, इसका आंसर एकदम असम है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, इससे पहले तो मैंने नहीं देखा है। अब तेलंगाना ने भी बहुत तड़पाया, मैप बना के देखा होगा, तो तेलंगाना MP को टच नहीं करेगा। पहली बात, MP कटा, MP कट गया, बचे ये 2 लोग। अब इन 2 लोगों में देखो, महाराष्ट्र तो कर ही रहा है, कर्नाटक भी कर ही रहा है, दोनों में आंध्रा भी कर ही रहा है। हमें सोचना कहाँ है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में डिसीजन मेकिंग खेलना है, तो छत्तीसगढ़ को ये टच करेगी। 76 का हो जाएगा D। अब रानी ने कहा कि राजा के पास जाना है, लेकिन उससे पहले इन 4 जगह जाना है। लोकटक लेक मणिपुर सभी को पता है, बचे 2। अच्छा, मेघालय बड़ा पानी ये खुद ही मिल गया, पुलिकत का तमिलनाडु खुद ही मिल गया। डिसीजन मेकिंग हमें खेलना है कोलेरू केरला में मारे या आंध्र में मारे, तो कोलेरू है आंध्रा में, तो B इज द आंसर। सेंसस बड़ा ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि लिटरेट किसे कहा जाए? हर वो शख्स जो 7 साल से ज़्यादा है, 7, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है और एक भाषा समझ सकता है, उसे हम कहते हैं लिटरेट। ये भी ठीक है। और अगर सिर्फ आप पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते, तो आपको लिटरेट हम नहीं कंसिडर करेंगे। ये भी बिल्कुल ठीक बात, बोथ 1 and 2। यानी यहाँ से एक बात और दिख रही है कि बहुत सारे में बोथ 1, 2 या फिर 1, 2 and 3, अगर किसी को शौक हो तो मार सकता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड स्टेट्स? ये आपको पता ही होगा। गर्म चीज़ बदतमीज, गर्म चीज बदतमीज क्या? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर बंगाल हो जाएगा, और ये त्रिपुरा, ये मिज़ोरम। कितने लोग हो गए? 2, 4, 6, 8 लोग हैं। अब गुजरात आपको पता ही, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, एक ये कोस्ट लाइन है और एक वेस्ट बंगाल, 2 कोस्ट हो गए, टोटल लड़के 8 हैं, यानी कि 2 + 6 8। अगर मान लो 2 कोस्ट नहीं पता, हमें ये पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 जगह से पास होती है, यानी कि दोनों का समेशन 8 होना चाहिए। यानी 7 + 8, 6 + 2 8, 5 + 2 7, यानी कि C तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 लोग हैं हमारे पास, 5 3 8। इन तीनों में आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, और आपने देख लिया कि 2 ही कोस्टल हैं,
तो 2 + 6 आपने मार दिया, 20 का आंसर हो गया। देखो इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन होता है जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई है ही नहीं सामान की, आप कह रहे हैं मैं मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो अब उस चीज़ की रेट बढ़ेगी, यहाँ से इन्फ्लेशन हो जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ये बेकार क्वेश्चन है, ये वॉल्केनो का क्वेश्चन आया पर ये भी बेकार ही है, एनसीईआरटी का तो नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्लाउड के टाइप का। अब देखो क्लाउड का कुछ पूछ रहा है, लेकिन इसमें हमें सबसे बढ़िया क्या लग रहा है कि ये क्लाउड जो है वो ओनली क्लाउड है जो कि प्रोड्यूस कर पाता है हेल, थंडर और लाइटनिंग। ये कौन है आपको पता है? निम्बस। यानी आप यहाँ तक पहुँच गए, निम्बस। अब इन दोनों में डिसीजन मेकिंग खेलना है। और कवि ने अगली बात कह दी कि दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड टावर्स ऑफ एन एनुअल टॉप्स। तो कुछ कॉलीफ्लावर सा ये नहीं लग रहा कि ये भी तो ऐसे था ना, कॉटन वूल की तरह। और इसने ये भी कहा है कि एनुअल टॉप, तो थोड़ा हाइट पे होगा। स्ट्रेटस तो वैसा था ना, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप का था, है ना, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इतना हमने देखने के बाद निम्बस पता कर लिया, और थोड़ा कॉलीफ्लावर शेप है यानी कॉटन है, ये है, तो ऐसे करके आप मार दो। मीना को चाहिए कि मैं एक ग्राफ बनाऊंगी, दो लोगों को कंपेयर करना है, कौन सा मज़ेदार है, बार चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इट इज़ गुजरात, अपने इधर वाला। इनमें से कौन सा सही है? तो देखो विशाखापट्टनम पोर्ट एक लैंड लॉक लेबर है, चाहे तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो, लेकिन अगर आप नए हो इसमें तो ह्यूमन ज्योग्राफी मत पढ़ो। ये सब कोई भी एजुकेटर आपको बता ही देगा, जो भी पढ़ा रहे हैं वो बता देगा, एक कंसाइज मैनर में बता देंगे। बाकी आप रिपीटर हो चुके हैं, आपको और पढ़ना है तो ह्यूमन ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। दीनदयाल पोर्ट टाइडल पोर्ट है, तुरंत काटा क्योंकि याद आ गया टाइडल पोर्ट कौन है, कांडला, और ओएमआर में गोला लगा दिया। लेकिन लगाते वक्त ही एक शख्स को ये ध्यान आया कि यार कांडला का ही तो नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट हुआ है, तो थोड़ा सा ठहर जाना। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सब बेकार क्वेश्चन है यार, क्या सेंसस इतना कोई सेंसस पढ़ेगा क्या साल भर, और कुछ काम नहीं है क्या? पहले कोर पढ़ाओ, साइंस, ये सब। अभी भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो है, लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। नीति आयोग का क्वेश्चन है कि बॉटम पे कौन कौन थे, तो यूपी, बिहार, असम ऐसा लग रहा होगा, पर ये आंसर नहीं है। बिहार के साथ अब मिल चुके हैं झारखंड और असम, ये लोग बहुत ही बढ़िया नीचे से काम करने की कोशिश की फिराक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51? इट इज़ नॉट आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटी है वो। ये 36 से 51 DPSP में ही आएगा। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिल्कुल, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, और इनकरेज करो कि कोई भी डिस्प्यूट हो सेटल करो। UN पीस कीपिंग जैसी चीज़ें DPSP में क्यों आएंगी, है ना? DPSP तो एक स्टेट बनाएगा कि कैसे कैसे काम करना है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कौन शख्स इनमें से नहीं था? तो आपको ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू साहब तो थे, बाकी तीनों का मुझे क्या पता। बलूटे डार्स, इसका सोर्स नहीं पता इस क्वेश्चन का, लेकिन एक इग्नू की कुछ मिली है, तो ये 1, 2 and 3 ऑल करेक्ट हैं। सर्वेंट्स थे, और मिडवेल डेक्कन महाराज के टाइम था, एम्प्लॉयड बाय, ये जो दिदानी वाला क्वेश्चन था ना अभी, ददनी वाला सिस्टम, ये इसी के लिंकेज में ये क्वेश्चन है कि आर्टिशन और सर्वेंट्स जो थे उनको अंग्रेज लोग दे देते थे कि ये लो हमारे लिए ये ले लो और बना के दे देना। कौन से वॉइसरॉय हैं जिन्होंने अपनी जो वो है शिफ्ट कर दी थी शिमला में समर सीज़न में, क्योंकि वहाँ हिल स्टेशन था, मज़ा आता था, और ये लोग वहाँ से आए थे यूरोपियन से ही, तो वहाँ का क्लाइमेट वो वैसा है, अच्छा सा, ठंडा ठंडा सा, उनको फील आती थी घर जैसी, और वहीं वो लोग बनाते थे। तो जॉन लॉरेंस थे, ये आप थीम्स से कर सकते हैं, वैसे तो थीम से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, जॉन लॉरेंस।
इसका नारायण सुर्वे है, मज़े विद्यापीठ इन्होंने लिखी होगी मज़े मज़े में। और हिंदू धर्म सभा, आप देखो ये अगर आप बहुत याद करना चाहते हैं तो लूसेंट में ये टेबल दी हुई है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। यही देव साहब जो हैं इन्होंने ये किया था। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था अभी, है ना, ये आंसर है। ये फलाना है, ये यूएई के प्लेयर थे, इन्होंने हैट्रिक ले ली। ये बेकार क्वेश्चन है, वेसेगनर अरेंजमेंट। पायोली एक्सप्रेस कहते हैं पीटी ओशा को, और हिमा दास को कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। तो कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इसलिए जब भी ऐसी चीज़ें याद करें कंफ्यूजिंग वाली, एक साथ दोनों को कॉपी में लिख के एकदम किसी तरीके से याद करो। पी से पी एसोसिएट कर लो, या एच से डी कर लो, एच डी, कुछ भी करो भाई। अच्छा, हिमा का यहाँ यहीं दिख रहा है ना, ढींग दास, याद हो जाएगा अब। ये है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब यार ये सब कितना याद करोगे यार, मिलता रहता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। याद कर लो इसमें जो जहाँ हो। इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, ये आंसर है। बाकी कौन याद करेगा ये सब फालतू चीज़ें। अब देखो इसमें से ये दादा साहब फाल्के, ये इनका नाम था न्यूज़ में, आशा परेख, कहीं सुना था। इनको नवंबर 21 में ही शायद, नवंबर 21 या 22 में, 22 में होगा फिर, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ 22 ही होगा, नवंबर 22 में। ये दादा साहब फाल्के इज़ अ फेवरेट ऑफ CDS। मैं CDS 1 2020 में एक बार मैंने देखा था PYQ में, और CDS 2 वाले में शायद नहीं आया, लेकिन ये आता रहता है। बच्चन साहब को मिला था, फिर किसको मिला था, फिर देविका रानी, पहली बार किसको मिला, देविका रानी। ये FCAT भी पूछता है, और ये लोग तो, इन लोगों को तो पसंद है ही। वाटर कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, दिल्ली मारा होगा, लेकिन आंसर है न्यूयॉर्क। हर चीज़ दिल्ली में नहीं होती है। अच्छा, इसमें भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो। देखिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था काफ़ी साल पहले, 1 साल हो गया होगा। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये जो है हिंदी की एक नॉवेल थी इनकी, मैडम की, गीतांजलि श्री की, और उसको ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में, और इन्हें मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये बात तो साफ है, पर क्या ये वो पहली ही हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला, इंडिया, मतलब पहली महिला हैं इंडियन लैंग्वेज वाली? क्योंकि आप FCAT टाइम आपने याद किया होगा, वो अरुणधति रॉय है ना, अरुणधति रॉय, उनकी बुक का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा। तो देखो अभी फिर जब मैंने देखा तो बात क्या है कि 2 है, वो सिर्फ बुकर प्राइज़ रहा होगा जो इनको मिला है। ये सिर्फ इंग्लिश में है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या है, किसी भी लैंग्वेज में है, फिर उसको ये लोग ट्रांसलेट कर देते हैं ना, तो देखो इंटरनेशनल फीलिंग से याद कर सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में लिखी गई हो ओरिजिनली, उसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है। ये वाला बुकर प्राइज़ जो है वो सिर्फ इंग्लिश के लिए है, तो इसलिए वहाँ पे था अरुणधति रॉय। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ यानी हिंदी की नॉवेल इंग्लिश में तब्दील की गई, कोई ट्रांसलेटर रहा होगा, और उसमें जो पैसा है वो शेयर हो जाता है ट्रांसलेटर को और इसको। तो हाँ, ये पहली बार ये इन्हीं को मिला है, तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अब 104 गरुण शक्ति। गरुण शक्ति देखो, अरे वो याद है गरुण शक्ति, हैरी पॉटर, वो जो टोपी पहनाती है, बोलती हुई टोपी, तो कौन से हाउस में जाओगे, नाग शक्ति, गरुण शक्ति। तो गरुण शक्ति हमने कहाँ देखा है, इंडिया में, लेकिन इंडिया ना हो करके इंडोनेशिया हो गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गरुण शक्ति एक्सरसाइज किसकी है, होना चाहिए इंडिया की, लेकिन अब हमारे साथ एक्सरसाइज है तो किसकी हो गई, इंडिया सा लग रहा है इंडोनेशिया, मार दो उसी को। इन्फ्लेशन को हम कैसे रोक सकते हैं? इन्फ्लेशन देखो कब होता है, जब पैसा जाए मार्केट में लोगों के पास। इन्फ्लेशन घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस लेना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है ना, FD का। लोग क्या कर रहे हैं, अब पैसा जो बेसिक इकोनॉमिक्स जिससे आती है, तो आप बेसिक इकोनॉमिक्स से इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब आप अपने पैसे बैंक वाले को देंगे कि ये लो भाई 7% की बजाय 70% का इंटरेस्ट दो। सारा पैसा अब मार्केट में तो नहीं रहा,
चला गया वापस और इन्फ्लेशन कम हो गई, क्योंकि इन्फ्लेशन कब होता है, जब हाथों में पैसे ज़्यादा आ जाएं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। CRR रिडक्शन से नहीं होगा, हालांकि CRR ये होता है कि जो बैंक है उसको कुछ परसेंट, शायद 4.5% के आसपास है CRR इस वक्त, इस बैंक को कुछ जो है RBI के पास रखना पड़ता है, कुछ परसेंट पैसा, इतने परसेंट एज अ डिपॉजिट रखना पड़ता है। ये नहीं कि सब तुम दे दे रहे हो और लो नहीं कि हाँ ले लो ले लो, थोड़ा कुछ नियम कानून से चलते हैं। सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इज डिफ्लेशन, इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आपको पता ही है, जब इन्फ्लेशन हो साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो। डिवैल्यूएशन आपको पता है, करेंसी को जो हम घटा देते हैं। नीचे जा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, डायमेंशन नहीं पूछा है, ये एक इंडिकेटर्स है, कई इंडिकेटर्स हैं ऐसे। ये तो उसके वो हो गए ना, क्या कहते हैं उनको, डायमेंशंस। डायमेंशंस में ना हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इंडिकेटर्स में एक ये फैक्टर भी है, क्या नाम है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अनएम्प्लॉयमेंट वाला आपको पता ही है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है किस वजह से, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि तुम अब वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है, तुम्हारे पास वो स्किल ही नहीं है, तो क्या करोगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो वो होता है जो जैसे 4 का काम है उसमें 5 लोग लगे हैं, जैसे खेत वेत में ये वाला ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर है ना, 8 लोग का काम है, 10 लोग वही काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे वो कौन सा टर्म यूज़ होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। ये सब बेकार क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी थोड़ी फीलिंग लेके कर सकते थे, क्योंकि गांधी जी कभी पॉलिटिक्स में तो उतरना चाहते नहीं थे, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको पता ही होगा। और गांधी जी ने क्या कहा, मतलब इनमें से किसने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व करके लोक सेवा संघ बनाते हैं। तो देखो नेहरू और पटेल थोड़ी ना, ये तो भाई पॉलिटिक्स के आदमी थे, इन्हीं दोनों में से आपको रिस्क लेना था। तो गांधी जी ठीक आदमी लग रहे हैं, इनको पॉलिटिक्स में कहाँ मन था, वो तो अब जब चलना पड़ा तो चलना पड़ा। तो ऑल वुमेन कंटिजेंट भेजी है UN पीस कीपिंग मिशन के लिए। UN पीस कीपिंग मिशन का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हर बार, और ये हर बार आपको याद करना पड़ेगा। स्वयं पोर्टल ये बेकार है, हालांकि स्वयं पोर्टल में ये है, क्लासरूम लेक्चर नहीं है, वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन ये मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। बेकार क्वेश्चन है। कौन सा MHA के अंतर्गत नहीं आती है, तो स्टेट आती है, इधर टिक लगाता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, जम्मू कश्मीर तो आएगा ही आएगा, 370। द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, थोड़ा ये देख के भी थोड़ा भारी सा लग रहा है ना, केमिकल वेपन है तो ये किसी और जगह आता हो, तो ये नहीं आता है MHA में। ट्राइबल आपको पता ही है, इसकी डिस्क्रिप्शन है गवर्नर के पास। नॉर्थ जोनल काउंसिल, आपने जब वो पढ़ा होगा जोनल काउंसिल, उस वाले चैप्टर के बाद, इंटर स्टेट काउंसिल के बाद, आर्टिकल 262 या 263 है, 263 है क्या शायद, तो उसमें आपने पढ़ा होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जोन, और एक सेंट्रल जोन, और एक नॉर्थ ईस्टर्न जोन बाद में बन गया। तो टोटल 6 जोन हो गए, है ना, 5 पहले थे, एक और हो गया, 6 हो गया, 5+1। अब नॉर्थ का पूछ रहा है, तो हमें पता है कि यूपी तो सेंटर में है, तो यूपी को आप हटा दीजिए, यूपी हटा दीजिए, यहाँ से यूपी, यहाँ से यूपी, आंसर हमारे सामने है, क्योंकि यूपी तो सेंट्रल में आएगा ना यार, ये तो फीलिंग से ही पता चल रहा है। यूपी नॉर्थ में तो है नहीं, नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा है। अगर सेंट्रल की अवेलेबिलिटी है तो तभी तो इसे वो कहते थे यूनाइटेड सेंट्रल प्रोविंस, और यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे यूपी को, सेंट्रल प्रोविंस कहते थे MP को। ये भी आप थीम से कर सकते हो। द नोशन ऑफ किंगशिप, ये कैसे दिखाते थे, जो कुषाण रूलर्स थे ना, वो लोग क्या करते थे, अपने आप को किसी न किसी डीटी से, देवी देवताओं से एसोसिएट करके दिखाते थे। अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। तो कॉइन के एक तरफ वो अपना छपवाते थे फोटो, और दूसरी तरफ उनका, कोई देवी देवता मान लो उनका छपवा दिया और सामने अपना छपवा दिया, बढ़िया चीज़ है। थेरीज, ये भी आप थीम से कर सकते हो। बुद्धिज़्म में क्या हुआ कि जो नुन पता है ना, भिकुनीज,
तो बुद्धिज़्म में जो वो हैं लेडीज़ नहीं, क्या कहते हैं इनको, नून्स, हाँ लेडीज़ ही कह लो यार, उनको क्या कहते हैं, थेरीज। और इन लोगों ने वो भी लिखा था, थेरी गाथा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसने बनाई है, इलाहाबाद में 1914 में। अच्छा, सेवा समिति किसने बनाई है, तो ये कुंजरू साहब ने बनाई है। कुंजरू क्या, ये वही कुंजरू हैं जो फजी अली कमीशन के मेंबर भी हैं। फजी अली कमीशन याद है ना, लैंग्वेज वाला, 1953 के आसपास शायद। चेयरमैन फजी अली थे, 2 मेंबर और थे, एक उनमें से कुंजरू भी था, शायद ये वही आदमी होगा, मुझे पता नहीं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूडेड, शुरू हुई थी सूरत से, कंक्लूड हुई ट्रीटी ऑफ सालाबाई पे। और एक आखिरी क्वेश्चन, बैटल का नाम बताओ, त्रवनकोर किंग ने डिफीट किया डच को फलाने में, बैटल ऑफ कोलोचल। तो यहाँ पे हमने देख लिया सारी चीज़ें, और ये था हमारा आज की कहानी। तो हमने आंसर की तो देख ही लिया। थैंक यू। और अगर आपको आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जब तक यूपीएससी पैटर्न नहीं चेंज करेगा इसमें से क्वेश्चंस आते रहेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।